करते हैं, जस्ट अ मिनट। yes, क्या हुआ, कोई डाउट किसी को? चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, स्क्रीन विजिबल है ना? ओके, पहला क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ, और मैं जो क्वेश्चन जो इजी है ना, क्या बस उसके हिंट दे दूं, बाकी सॉल्विंग तुम कर लोगे? ठीक है, चलो देखो इधर, फाइंड द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखो। x की पावर में एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट है, देखना रूट के अंदर है वो, तो x रेज टू 2/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू x रेज टू x/2, क्योंकि वो 1/2 लिखूंगा और वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो x/2 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का इतना अजीबोगरीब टर्म है। तो क्या बेस्ट तरीका होता है जब भी पावर में होता है? टेक लॉग। अगर कोई जून बेंच का भी बच्चा बैठा है, क्योंकि उनको लॉग नहीं पढ़ा है, तो दिक्कत मतलब इतना ज्यादा टफ मत सोचना, इसको एनालिटिकली क्रैक करना, फिर वैल्यू हिट एंड ट्रायल सोचो। अगर दोनों के बेस सेम है, अगर दोनों के बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर सकते हो, ये भी एक तरीका है ना। तो x रेज टू 2/3 शुड बी इक्वल टू x/2, ये भी एक तरीका है। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे? अगर ऐसे जाना लॉग लेके तो आ जाएगा, तुम ट्राई कर लेना। हम डायरेक्ट पावर कंपेयर कर रहे हैं, और कुछ कुछ चीजें डोमेन एंड ऑल वो अपन बाद में देखेंगे। तो दोनों तरफ क्यूब ले लो, तो ये x² हो जाएगा, x³/8 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कभी भी कॉमन फैक्टर कैंसिल मत करा करो, ये पहले भी कई बार बताया हुआ है। ठीक है, तो x बाहर निकाला, x/8, x² बाहर निकाला, x/8, ये हो गया। तो x² इक्वल टू 0, और x किसके बराबर आ रहा है? 8। x² 0 मतलब x इक्वल टू 0। बिल्कुल, ये हमने कर लिया। एक चीज और, क्या हम, ध्यान से सुनना, x को 1 रख सकते हैं? क्योंकि तुमने शायद पढ़ा होगा 1 की पावर कुछ भी हो, फाइनाइट वैल्यू, तो 1 ही होता। तो अगर अपन x को 1 रखते हैं हिट एंड ट्रायल वे में, क्योंकि बेस अपन ने डायरेक्ट कंपेयर कर ली थी ना पावर, तो अगर मैं x, क्योंकि वो भी वेरिएबल है, तो 1 रखता हूं तो कितना आ रहा है? ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1। तो क्या x इक्वल टू 1 सॉल्यूशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लॉग लेके वो सब तुम देख लेना, ये भी एक तरीका है जिसमें मतलब 8-9 का भी बच्चा कर सकता था। बस एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ये जो 0 वाली वैल्यू है, वैसे तो जब सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स बोलते हैं तो उसमें 0 का तो कोई काम है नहीं, बट अगर यार नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x पूछी जाती, राइट, तो मेरे पास 1 है, मेरे पास 2 है, मेरे पास 3 है, हम शायद आंसर 3 दे देते हैं। बट अगर मैं 0 यहां रखता हूं तो 0 रेज टू 0, और इधर भी 0 रेज टू 0 हो रहा है। मैथ्स में 0 रेज टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। जिस तरीके से 0/0 एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे 0 रेज टू 0 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये याद रखना। जब ये जेईई मेन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मेंस टाइप मिलेंगे, बहुत सारे। पीआरए में तो भूल जाओ, मेंस की प्रैक्टिस होगी यहाँ पे तुम्हारी अभी। तो 0/0 या 0 रेज टू 0 डिफाइन नहीं है। तो हमेशा याद रखना, जब भी इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो किसी भी एग्जाम में, मैथ्स रिलेटेड किसी भी एग्जाम में, आखिरी में क्या चेक करना है? डोमेन। अगर ये चेक नहीं करा, गया क्वेश्चन। और ऐसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो तुम गलत करोगे। चलने तो दो टाइम, डोमेन पे बहुत गलतियां होगी, 12th वालों को तो पता रहता है, तुम सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फॉर्मूला a³ + b³ जैसा लग रहा है ये। किसी को पता है a³ + b³ क्या होता है? ये सबको पता रहता है, पर मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कि ये वाले के अलावा एक और फॉर्मूला भी याद रखो, a + b का होल क्यूब। ये भी होता है ना, यहाँ पे ये लगेगा। अब मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, बस मैं तुम्हें बता देता हूं क्या करना है। ठीक है, a³ + b³, ये वाला हो गया। तो ये जो टर्म है, कौन सी टर्म है यहाँ पे? ये वाली जो टर्म है, क्या करेंगे हम इसका? अब जरा बताओ बताओ। सर एक को ए ले लेंगे, दूसरे को बी ले लेंगे। बिल्कुल, ट्राई करते हैं।
या इसको रखो या डायरेक्ट अपन a प्लस बी होल क्यूब भी लगा सकते थे, ठीक है। a को मान लेते हैं 5 + 2 टाइम्स ऑफ √13 की पावर में 1/3, यही मान लो, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना। और b क्या है मेरा 5 - 2 √13 की पावर में 1/3। a है मेरे पास, b है मेरे पास, तुमसे क्या पूछा है a प्लस बी। क्या ये वाले लॉजिक से a प्लस बी निकाल सकते हो? और ये मल्टीप्लाई करके भी आसान आ जाएगा, तुम कर लेना, कोई बहुत बड़ा लोड नहीं होगा इसमें। कर लोगे सभी ऑनलाइन बच्चे? बोलो जल्दी, जवाब दो। यस सर। ठीक है, यस सर। एक्चुअली 12th के भी बच्चे यहाँ ऑफलाइन में बैठे हैं कुछ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन करके बोलूँ तो समझ जाना, रिस्पॉन्स देते रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while multiplying two numbers a student, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस एनालिटिकली क्रैक करना है, 9th 10th क्लास के लॉजिक से देखना है, क्या डिस्कस करने की जरूरत है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो कर लोगे या सॉल्यूशन देख लेना, तुम्हें आ जाएगा समझ में। डू बाय ओन, नहीं आए तो पूछ लेना जरूर, बाद में मैं बता दूंगा, पर कोई खास लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन में समझाने लायक जैसा। फाइंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन हमने आईओक्यूएम क्लास 1 में भी देखा था, ऐसे 0 0 0 वाला, ठीक है। और मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये पीआरएमओ या ओलंपियाड वालों को बहुत पसंद है, ये जीरो लगाने वाला बहुत पसंद है उनको। तो एक तो जो मैंने पॉइंट बोला था, हाँ राजवर्धन, क्या था? 7 × 11 × 13, यही था ना? ये सभी को याद रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तुम्हें मैथ्स में, आईआईटी जेईई में, केवीपीवाई में भी कहीं पे भी काम आ सकता है। ये 3 प्राइम नंबर से बनता है, दैट इज 1 7 11 और 13, ठीक है। चलो ऐसे और भी कुछ कुछ स्पेशल होते हैं, तुम नेट पे सर्च कर लेना, 10001 वाला देख लेना कितने फैक्टर होते हैं। हाँ मैंने बताया था पिछली क्लास में, वो तुम देख लेना, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सारे जीरो है, 2020 जीरो है, बाप रे। और लीस्ट प्राइम फैक्टर्स पूछ रहे हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ, ओके। तो प्राइम फैक्टर में सबसे पहले 2 आता है, ऑब्वियसली 2 नहीं जाएगा, जाएगा क्या 2? नो। 3 भी नहीं जाएगा, 3 की डिविजिबिलिटी होती है सम शुड बी डिविजिबल, तो 2 आ रहा है। 2 भी गया, 3 भी गया, अब आते हैं हम 5 आएगा नहीं। अब आते हैं हम 7 पे, चेक करेंगे क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी या हमें पता नहीं है, 7 पे देखेंगे क्या करेंगे, हाँ रूल से 7 की डिविजिबिलिटी देख लेंगे, वो तो ठीक है, अपन लॉजिकली क्रैक करेंगे, जितना मैंने पढ़ा है मैं तो उसी से क्रैक करने की ट्राई करूंगा। 9 तो होता नहीं है, अब आते हैं 11, नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 11, उस पे चेक करना है 11 और उसके बाद 13 एंड सो ऑन। हमें लीस्ट प्राइम फैक्टर, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया इसीलिए कि सबसे छोटा वाला पूछा है, किस से जाएगा ये नहीं पूछा है, ठीक है। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती थी, जरा याद करते हैं। ये हमने पिछली क्लास में देखा था शायद। हाँ सर। अगर ये 11 के टाइम्स होता है, के कैन बी 0, के बिलोंग्स टू इंटीजर लिख लो, नेगेटिव हो जो भी हो, तो ये डिविजिबिलिटी टेक्निक होती है। ऑड प्लेसेस वाले नंबर्स का सम और इवन प्लेसेस के नंबर्स का सम। तो सर इतना बड़ा ऐसे कैसे क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, देखो इधर जब मैं लिखता हूं 11 तो जाता ही है ना, डिफरेंस करो, ऑड 0 भी तो हो सकता है, के इंटीजर है, के कैन बी 0 आल्सो। चलो अब मैंने लिखा 101, अब ऐड करो ना, ये नहीं है, 2 बन रहा है ना, ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस 2 बनता है, 2 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11। पैटर्न बनेगा यहाँ पे, ये जा 0 बन रहा है, आ रहा है 1 और ये 1 माइनस, ऐसे ही 3 लगा देंगे तो नहीं जा रहा है, नहीं जा 4 लगा देंगे तो जा रहा है सर, इवन नंबर पे जा रहा है जाए, और ऑड नंबर पे नहीं जा रहा है। तो 11 से तो ये डिविजिबल है, पर यहाँ पे लीस्ट बोल दिया है तो 7 की चेकिंग भी बनती है कि नहीं? बिल्कुल बनती है। तो अब उसको कैसे करेंगे, जरा उसका भी एक तरीका है, एक बार समझ लो, बहुत इजी। अपन एक पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी टेक्निक समझी थी, रिमाइंडर एंड ऑल, कैसे प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी एंड ऑल, एडिटिव प्रॉपर्टी एंड ऑल चलता है। तो जरा ध्यान से देखना, 1 0 0 0 0 अप टू कितना है ये 2020 टाइम्स है, और फिर 1 है। क्या इस पूरे नंबर को अपन ऐसा लिख सकते हैं 10 रेज़ टू 2000 21 प्लस 1 अलग से। जिसको ये समझ नहीं आता वो बच्चे भी सुन लो,
सब जगह पैटर्न है। देखो जहां भी तुम्हें जरा सा भी थॉट लगे कि ये कैसे लिखा, बेटा पैटर्न ढूंढ लो। जब बीच में एक जीरो था तो 10 स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं, जब 2 जीरो था तो 10 क्यूब प्लस 1 लिखते हैं, तो ऑब्वियसली यही होगा। आप सबको समझ में आ गया कि ये वैल्यू वही है, मतलब ये डिविजिबल है कि नहीं। ये भी एक क्वेश्चन है, IOQM में पूछ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी कि ये 7 से जाता है कि नहीं, या 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या होगा, इस टाइप के लॉजिक्स पे पूछते हैं। तो क्या करेंगे हम, तो जरा ध्यान से देखो। ये नंबर तो ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, बट देयर इज अ पैटर्न। तुम्हें पता है ना, पैटर्न ढूंढते हैं अपन, +1 तो अलग से कर लेंगे। जब 10 को 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर लिख रहा हूं, पैटर्न ढूंढना, देखना भी यहाँ पे मजा आने वाला है। 10 स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 9 और 2। पता है ये कैसे लिखा डायरेक्ट, वैसे ठीक है, मैंने तो इधर लॉजिक लगा दिया, इसको 10 into 10 लिख दिया। और तुम्हें पता है कि प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, इससे रिमाइंडर कितना आया, 3, इससे कितना आया, 3, प्रोडक्ट में है तो 9 को 7 से डिवाइड कर दो तो 2 आ जाए। ये लॉजिक समझ में आया, ठीक है। बड़ी पावर में अपन ऐसे बहुत इजीली कर सकते हैं। काश रिमाइंडर 1 होता तो कितनी भी बड़ी पावर होती अपन निकाल सकते थे ना, बिल्कुल निकाल सकते थे। अब देखो कहानी में ट्विस्ट होगा। 10 क्यूब को जब हम करते हैं तो 3 3 9, 3 9 27, रिमाइंडर आता है 6, तुम देख लें। और 6 रिमाइंडर को हमने ये भी पिछली क्लास में देखा था, -1 भी लिख सकते हैं। मतलब जब 10 क्यूब को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होता है, 6 बोलो या -1। अब 2021 अनफॉर्चुनेटली 3 का मल्टीपल नहीं है, कोई बात नहीं, बिल्कुल। क्या हम इसको 3 रेज मतलब एक 10, 2 2 4 और एक 5 हो रहा है, 2 10 अलग रख देते हैं और इसको ऐसा लिखते हैं 2019 करके। हमें इसको 7 से देखना है। अब 10 स्क्वायर से जब देखोगे तो कितना आ रहा है, देखा ही था 2 था। अगर इससे मिलके टोटल 6 बन गया प्लस 1 हो गया तो 7 से जाएगा, वो देखेंगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 क्यूब की पावर में 6 जा 18 2 1 3 6 जा 18 2 9 6 18 2 1 3 7 जा 21 6 7 3 हो गया 673। अब ये रिमाइंडर हमेशा -1 देता है, तो -1 की ऑड पावर हमेशा -1 आएगी। तो इससे रिमाइंडर कितना मिला, -1। 2 इंटू -1 -2। अब -2 बोलो या 5 बोलो, बात एक ही है। तो इस नंबर से रिमाइंडर 5 आया, और एक +1 का देखेंगे तो 1/7 का रिमाइंडर कितना होता है, 1। ये मैंने बताया था, अगर नंबर छोटा होता है तो न्यूमरेटर विल बी द रिमाइंडर, मतलब 1 आ गया। और इससे 5, और एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, बीच में प्लस है तो 5 और 1 मिलके 6 बोलो या -1 बोलो, मतलब डिविजिबल नहीं है। बट अगर तुमसे ये पूछ लेते कि n को जब अपन 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा, बोलो 6 बोलो या -1, जनरली पॉजिटिव में लिखते हैं ऑप्शंस में 6। तो हमने रिमाइंडर निकाल के भी देख लिया। क्या प्रीवियस क्लास काम आई, हमने ज्यादा नहीं पढ़ा था पर जो पढ़ा था देखो काम आता है। अब इस टाइप का मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन हो तुम कर सकते हो, डिविजिबिलिटी देख सकते हो। ये टेक्निक याद रखना। यही किताब वाले कैसे लिखते हैं वो मैं भी बता देता हूँ एक बार, कॉन्ग्रो करके ब्ला 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 कुछ भी लिख देते हो, मैं बता देता हूँ बस। पर अगर वो नहीं भी करो वो मेथड से तो मेरे ख्याल से बहुत इजी मेथड होती है, क्यों राजवर्धन? बस वो डराता है, बस वो 3 वाला मैं बता देता हूँ बाकी बच्चों को भी। वही करते हैं, बट वो ना दिखने में थोड़ा नया सिंबल लगता है, जैसे देखो हाँ थोड़ा अलग फील आती है, ठीक है। पर वो मुझे कभी क्या पता यूजर फ्रेंडली मुझे नहीं लगी, मेरे को तो ये अच्छी लगती है बहुत, निकाल के लॉजिक करके अपन लगा सकते हो। इसमें लॉजिक नहीं, इसमें याद रख लो कि ये ऐसा लिखता है, फिर प्रॉपर्टीज याद करो मॉड की। देखो इधर इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं ये लिखता हूँ 10 क्यूब इज इक्वल टू -1 mod 7। जब तुम इसका सॉल्यूशन पढ़ोगे तो उन्होंने यहां से शुरुआत करी 7 पे देखने के लिए। ये क्या है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मॉड वॉट से डरना मत, पहली बात तो ये। इसका मतलब होता है जब हम हिंदी में लिख देता हूं 10 क्यूब को 7 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा रिमाइंडर। अब
इस टाइप की चीज को वो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं मॉड्यूलो टाइप में। हाँ इधर 2 नहीं इधर 3 सिंबल आते हैं, 3, वो तो फिर बना इक्वल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब क्या होता है? जवाब दो। मॉड्यूलो करके बोलते हैं, वो मॉड्यूलस फंक्शन वाला नहीं, ये एक लॉजिक रहता है रिमाइंडर का। मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ वापस से जगह, क्योंकि यहाँ है नहीं, एक छोटे से उसमें लिख देता हूँ, तुम नोट डाउन कर लेना। ए कॉन्ग्रो, क्या पता है ऐसे बोलते हैं इसको, कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो सी। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब है ए को डिवाइड करो सी से तो रिमाइंडर आएगा बी आएगा। अरे यहाँ पे बी आएगा। याद रख लोगे सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जवाब दो। यस तो डरोगे तो नहीं ना इसको देख के कभी दिखे तो? ठीक है। और तुम्हें करना कैसे? तुम्हें तो ऐसे ही करना है जो मैंने तुम्हें बताया। पर ये सिंबल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या पता आयो कि हमें कोई क्वेश्चन में ये लिख के दे दे और तुम सोच रहे हो सर ने तो मना करा था पर क्वेश्चन में ही दे दिया तो छोड़ दोगे। उससे सर हम थोड़ी बात कर रहे हैं, ऑफलाइन में जो बच्चे बैठे उनसे बता रहे हैं। क्या हो गया? गलती से हमारे कंप्यूटर हो गया। हाँ, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेट px be a polynomial of degree less than 2 such that px is a remainder. px is remainder when x minus 1 की पावर में 100 plus x minus 2 की पावर में 200 is divided by x square minus 3x plus 2. Find the value of this. ऐसा पूछा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखना बस जो मैं बता रहा हूँ। सभी को रिमाइंडर थ्योरम याद है? मतलब पहले क्या लिखते हैं? डिविडेंड लिखते हैं, डिवाइजर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? चलो ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं कि डिवाइस? हाँ? ऊपर वाले को डिविडेंड बोलते थे। डिविडेंड 9th 10th में पढ़ा था शायद कहीं पे। डिवाइजर इनटू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या ये सबको याद है? नहीं है तो अब याद कर लेना। यस सर। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये क्वाड्रेटिक चैप्टर में आता है, तो मैं क्वाड्रेटिक में फिर नहीं बताऊंगा। क्वाड्रेटिक चैप्टर में ही ये पार्ट आ जाता है और क्वाड्रेटिक में इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखो क्या करना है इसमें। तो डिविडेंड क्या है यहाँ पे बताओ? such that px is remainder when this is divided by this. तो x minus 1 की पावर में 100 प्लस x minus 2 की पावर में 200 इज इक्वल टू, क्वोशिएंट तो हमें पता नहीं है पर डिवाइजर जरूर बताया है जिससे डिवाइड किया है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस रिमाइंडर। तो अब ध्यान से सुनना सभी बच्चे कि अगर मैं किसी भी टर्म को अगर लीनियर टर्म से डिवाइड करता हूं, तो जो रिमाइंडर आएगा वो कांस्टेंट कुछ भी या जीरो भी खैर कांस्टेंट में आता है पर जीरो भी हो सकता है एग्जैक्टली डिविजिबल। क्या ये सभी ऑनलाइन बच्चे याद रख लेंगे? यस सर। और अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूंगा किसी भी पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री बड़ी है, जो भी दे दे, तो रिमाइंडर उससे कम डिग्री वाला होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना 7 को जैसे अपन डिवाइड कर रहे हैं मान लो 3 से, तो अपन क्या बोलते हैं? रिमाइंडर 0 1 2 में से ही होगा। पता है ना ये तो नंबर्स में सबको 0 1 या 2 उससे छोटा होता है ऑब्वियसली। तो सेम यहाँ पे डिग्री में तुम्हें याद रखना है। अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर लीनियर कांस्टेंट या 0 होगा। ऐसे क्यूबिकल से करूंगा तो क्वाड्रेटिक लीनियर कांस्टेंट 0 होगा। तो यहाँ क्वाड्रेटिक से करा है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिमाइंडर होगा वो कुछ ax प्लस b टाइप का कुछ होगा रिमाइंडर। क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो लीनियर भी हो सकता है। अगर a 0 हो गया तो कांस्टेंट हो जाएगा और अगर a और b दोनों 0 हो गया तो 0 हो जाएगा। सभी बच्चों को ये समझ में आता है? यस सर। बस अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। अब देखो कैसे वैल्यू निकलती है। ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स पता है क्या होता है?
QX को 0 रब करने का ट्राई करते हैं। हाँ और सामने वाली इक्वेशन से 2 बिल्कुल सही। ध्यान से सुनना सभी। अब क्या करेंगे, मैं QX नहीं निकाल सकता हूं ऑब्वियसली, कोई निकालने भी मत बैठना। अगर निकालने बैठे हो तो लगेंगे आराम से 2-3 दिन आराम से करना, कोई जब कुछ काम नहीं हो तब करना ट्राई। अब देखो मैं बिना उसके कैसे निकाल सकता हूँ, बिना क्वेश्चन के। इसके साथ 2 टर्म है और ये हमेशा ट्रू है, ऑब्वियसली ये ट्रू है, ये रिलेशन कभी गलत नहीं होता है। ट्रू मतलब हर इनपुट के लिए ट्रू है, मतलब जो भी x की जगह रखूंगा ये ऑलवेज ट्रू है। तो क्यों ना अपन एक बार x को 1 रख दे। तो जरा मुझे बताओ मेरे पास कितने अननोन है, 2, a और b मेरे 2 अननोन है, 2 कंडीशन भी है मेरे पास। अगर मैं x को 1 रखता हूं और x को 2 रखता हूं तो क्या a और b में एक रिलेशन मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। कितना मिल रहा है ये? 1, ये तो 0 हो गया प्लस b, और 2 रखेंगे तो 1 is equal to a 2a प्लस b इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व करके a 0 आ रहा है और b 1 आ रहा है। और अगर a 0 और b 1 तो रिमाइंडर क्या आ गया बेसिकली, जिसको px बोला इन्होंने। रिमाइंडर अपन rx लेते हैं, इन्होंने यहाँ पे px बोल दिया है, ठीक है। तो px हो जाएगा a 0 मतलब 1, मतलब 1 आ रहा है बस, जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन शायद हमने पढ़ा है सभी ने, किसी भी इनपुट पे वैल्यू तो सेम ही आती है कांस्टेंट फंक्शन की। देख लो ना कांस्टेंट है तो आंसर होगा। सभी ऑनलाइन बच्चों को ये पूरे लॉजिक क्लियर हो गए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक चैप्टर में मैं फिर नहीं पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस और नो? यस सर। पहले लास्ट में x equals to 1 वाला बात फिक्स बताओ ना। देखो ये a0 और b1 आ गया, तो मुझे बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर यही होगा ना बेटा, a को 0 रखो और b को 1 रखो, 1 आ रहा है। एक मिनट, समझ आया कि नहीं? यस सर। और px कोई तो बोला रिमाइंडर, अब p ऑफ करके ये दिया, x की जगह ये रखा है। अरे ये तो कांस्टेंट है, कुछ भी x रखोगे वैल्यू 1 ही आएगी। हाँ पता चल गया। इसलिए आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मेंस और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, IOQM का तो पता नहीं। पहले 6 तो सारे सही 1 मार्क पर। बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ क्या बोल रहे हो तुम? सर मैं बोल रहा था कि आपने x = 1 और x = 2 हिट एंड रन से नहीं, QX की वैल्यू 0 कर। हाँ देखो इधर ये कैसे हमने सोचा, QX हम निकाल नहीं सकते, कुछ भी कर लो QX नहीं निकलेगा। तो अगर अपन इसके बाजू वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो QX का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू ओवरऑल तो क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। मान लो अगर तुम 3 रखते हो तो Q(3) अटक जाएगा। Q(3) हमें नहीं पता है, कुछ और रखोगे तो हमेशा Q अटकेगा। Q को हटाने के लिए मैंने 1 और 2 रखे, और ये 2 मैं हमेशा रख सकता हूं जिसमें Q का कोई रोल नहीं है, और 2 ही अननोन है। ये हाँ याद रखना है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन देख के तुम समझ जाओ। सॉल्व बाय ओन, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो मैं समझाऊं, ठीक है, तुम कर लेना। इसके बाद अब सुनना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको कैसे करते हैं? वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, पर वो डायरेक्ट फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे। कितने ऐसे फॉर्मूले याद रखोगे? हम इसको लॉजिकली क्रैक करते हैं। ये बेसिकली पीएनसी पार्ट का क्वेश्चन है। पीएनसी में मैं इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाता हूँ। 1/a + 1/b = 1/n का डायरेक्ट एक फॉर्म होता है, बाद में देखेंगे वो फॉर्मूला। तो वो पता होता तो बिना कुछ सोचे समझे तुम लगा सकते थे, पर वो भी आया कैसे तो जरा देखते हैं। फैक्टर्स बना मतलब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर अपन, तो a + 2013a 2013b = ab। बोलो यही बनेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो जल्दी। यस सर। ओके, Yes, sir. तो इसको एक तरफ ले आते हैं, 2013a माइनस ab प्लस 2013b ऐसा लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं वो जरा मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। एक बहुत बेसिक फैक्टराइजेशन है, x + y + xy अगर मान लो कभी ऐसा दे दिया, तो इस टाइप के लॉजिक को कैसे करते हैं हम क्रैक। हमें बेसिकली यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है। 3 टर्म्स में फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, बट अगर अपन लॉजिकली +1 करना के सोच ले दोनों तरफ, तो देखो यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं, x बाहर y + 1 y + 1 = 1,
तो x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 1। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं आया? जवाब दो। सर आया। ठीक है, प्लस 1 लॉजिक कि ऐसा ऐड करो कि वो फैक्टर्स में बदल जाए। अब कुछ हद तक यहाँ पे भी ऐसा ही है, एक a है एक b है और दो प्रोडक्ट है, पर वो कौन सा कांस्टेंट ऐड करो जिससे वो दो फैक्टर्स में बदल जाए, दैट वी हैव टू थिंक। और बहुत टफ नहीं है, इसमें बहुत सारे टफनेस बनती है। ये टाइप का लॉजिक तुम्हें काम आएगा जब मैं आगे जाके कोनिक सेक्शन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ाऊंगा, तब उसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ऑब्लिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तब ये फैक्टर्स बनाना बहुत काम आता है और ये आईआईटी को बहुत पसंद है। ये एक्टिविटी आईआईटी को बहुत 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 ज्यादा पसंद है। ठीक है, ER01 को तो मैंने बता दिया था, ER02 अभी फंक्शन में पढ़ने वाले हैं आगे जाके कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिगो में मैं बताता हूं जनरली। अब देखो इधर, यहाँ पे तुम देखोगे तो अभी कुछ सोचे समझे अपन इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, इसलिए मैंने बीच में XY रख दिया था। यहाँ पे भी तुम वैसे ही सोच सकते थे, अगर इन दोनों को तुम ऐसे ही x को कॉमन निकालते हैं तो बनता y प्लस 1। तो अगर एक और टर्म y प्लस 1 होती तो ऑब्वियसली फैक्टर बन जाते हैं, बस यहाँ सिर्फ y था इसलिए मैंने प्लस 1 करा दोनों तरफ ऐड। यहाँ पे देखो, अब ये तो खैर बहुत इजी वाला है, इतना टफ नहीं है। ये बन गया, मतलब अगर मेरे पास एक और टर्म लॉजिकली 2013 माइनस b बन जाती है तो क्या फैक्टर्स बनेंगे? फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। Yes, sir. यस सर। तो यही लॉजिक को सोचते हुए अब देखना, यहाँ पे कुछ कॉमन निकलेगा और यहाँ पे अपने पास सिर्फ एक ही टर्म है 2013 -1 कर दो। हाँ देखो इधर 2013b में मैंने यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर करा और प्लस बी स्क्वायर करा। क्यों करा तुम्हें अभी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी b नहीं है पर दूसरी टर्म में है। 13 स्क्वायर नहीं कर सकते? हाँ, एक मिनट रुको। अगर अपन ये करते हैं तो 2013, अच्छा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b अननोन है तो हम b अननोन है तो b को ना लेते हुए हम ये भी तो कर सकते हैं का होल स्क्वायर प्लस 2013 का होल स्क्वायर। रीजन देखो उससे क्या मिला मुझे, इस वाली पार्ट में से 2013 कॉमन निकल गया। ठीक है, क्योंकि अननोन और नहीं रखना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे भी हमने कांस्टेंट कुछ ऐड करा था, x और y को नहीं करा था, इसलिए होल स्क्वायर से करने का ये रीजन था कि एक जब कॉमन निकला तो मुझे ये मिल गया। बस ये थोड़ा सा लॉजिकली यू हैव टू थिंक कि हमें किससे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, और अब तो खैर हो जाएगा। अब कॉमन निकल रहा है, इसमें से माइनस टाइम्स करके निकल जाएगा a माइनस 2013 और 2013 माइनस b, और इसको दूसरी तरफ भेज दो, या इसी को थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखना है तो a माइनस 2013 b माइनस 2013 इज इक्वल टू 2013 का होल स्क्वायर। बोलो किसी को कोई भी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये थिंकिंग पॉइंट था यहाँ पे। No, sir. ठीक है, अब इसके बाद सुनना क्या करना है, थोड़ा बहुत पीएनसी का पार्ट है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। यहाँ तक हो चुका है अपना, अब सुनना ध्यान से। इधर मेरे पास है 2013 का स्क्वायर, क्या 2013 किसी से जाता है? 311 और 61। अब 11 से जाता है कि नहीं तो तुम देख सकते हो, डिफरेंस करके देखो, जा रहा है तो स्क्वायर भी जाएगा। ठीक है, 11 से जा रहा है, ऐड कर रहे हो तो बच रहा है 6, 3 से भी जाता है तो 3 और 11 तो मिल गए, एक और कौन सा बचता है? 61। तो ये जो बगल में लिखा हुआ है ना, इसके फैक्टर है, बिल्कुल एक होल स्क्वायर भी है ना, तो ये मेरे पास फैक्टर्स बन गए हैं। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नो सर। सर 2013 स्क्वायर को 2013 ब्रैकेट करके लिखकर नेचुरल नंबर्स दिए तो इक्वेट नहीं कर सकते? उससे नहीं होगा, सिर्फ नेचुरल नंबर्स दिए ऊपर क्वेश्चन में, तो a माइनस 2013 इक्वल टू 2013, b माइनस 2013 इक्वल टू 2013। अच्छा एक ही सुनो अब मैं बता रहा हूँ, वो प्राइम नंबर नहीं है, एक को 3 स्क्वायर रखो और एक को पूरा बाकी बचा हुआ रख दो, वो भी हो जाता है। बहुत है, अभी तो बहुत बनेंगे, बहुत बनाते जाना। अब वो कितने बनेंगे वही तो समझाना है मुझे। तुमने एक पकड़ लिया, एक नहीं, ऐसे बहुत बनेंगे, वो मैं समझाता हूँ। उसके लिए हम पहले एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन इजी है तो ये तुम देख लेना, ठीक है, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा 8th वाला, ठीक है, ये तुम कर लेना 2/1।
नहीं आएगा तो पूछ लेना अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे एक थ्योरी लिखवा देता हूँ, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, और ये लॉजिक यहाँ कैसे यूज होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम कर लेना, मैं 7 कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स का एक फॉर्मूला था, कोई भी एक नंबर दे दिया मान लो n, तो सबसे पहली स्टेप होती है उस नंबर के प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखो। अब जैसे कि मैं एक नंबर ले लेता हूं 120, मान लेते 120, तो 120 के डिवाइजर्स बताओ, प्राइम नंबर्स की पावर में लिखो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी बताओ, 120 के प्राइम नंबर्स की पावर 2 raised to 3 into 5. 2 cube into 3 into 5. 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया। ठीक है, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 आ गया मेरे पास। अब फॉर्मूला क्या होता है, जो भी पावर है उसमें एक +1 बढ़ा दो, पावर में +1 बढ़ा दो। जनरली 10th में एनटीएससी का पार्ट होता है ये, बट समझ लो बहुत सारों ने नहीं करी होगी एनटीएससी की तैयारी। 3 + 1 पावर में +1, पावर में +1, सभी के प्राइम नंबर्स में जो लिखने के बाद पावर में +1 कर दो, तो 4 × 2 × 2 मिलके कितना बना 16। टोटल जो डिवाइजर्स होंगे इस नंबर के 120 के वो 16 है, तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। सर ये कैसे, क्या लॉजिक आया, तो बहुत इजी है, कुछ है नहीं। प्राइम नंबर्स में लिखने के बहुत बेनिफिट होते हैं। ठीक है, ये नंबर सिस्टम में याद रखना, बाकी हम पीएनसी के वक्त देखेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। 2 क्यूब से हमें ये समझ में आ गया, कुछ मैंने पिछली क्लास के एंड में ये वाला लॉजिक समझाया था जब सम करा था डिवाइजर्स का, किसी को याद है कि नहीं, आई डोंट नो। सम का तो 2 raised to p + 1 डिवाइड बाय p - 1। अब सुनो ध्यान से, अगर सिर्फ 2 क्यूब होता, 2 क्यूब बोले तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 4 8 के यही होते हैं ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 1 2 4 8, बिल्कुल सही। तो ये अपन ने उसको पावर में लिख दिया, तो देखो कितने नंबर्स, कितने फैक्टर बने टोटल 4, ये 1 ही है बेसिकली। 3 के बताओ अब, 1 और 3 मतलब 3 और 3 2 आए। ठीक है, 5 के बताओ इंडिविजुअल प्राइम नंबर्स। 1 और 5 only. 1 5 और raised to 5. 0 and 5 raised to अब मुझे बताओ इनके कॉम्बिनेशन से भी फैक्टर्स बनेंगे ना, जैसे 6, जैसे कि 12, बहुत सारे बनेंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके जितनी टर्म्स आएगी उतने मेरे डिवाइजर बनेंगे। तो बहुत इजी है, ये कितनी टर्म्स है 4, ये कितनी है 2, ये कितनी है 2, तो वही तो करा है 4 × 2 × 2, सब आ गए। जब ये तीनों के 2 raised to 0, 3 raised to 0, 5 raised to 0 मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा 1। जब 2 raised to 0, 3 raised to 0 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा 5। तो ऐसे सब फैक्टर्स आ जाएंगे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो सभी डिवाइजर्स। तो फॉर्मूला समझ में आया, प्राइम नंबर्स की पावर में +1 कर दो सभी में और मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें मिलेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, प्रूफ भी बता दिया। अब तुमसे मान लो यहाँ पे पूछ लेते सम ऑफ द डिवाइजर्स, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो बीच में प्लस साइन लगा दो, बीच में क्या लगा दो, बस सब में प्लस साइन लगा दो। और ये आगे जाके मैं बताऊंगा ये जीपी है, तीनों जीपी को इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करने में बैठना, फिर तो उतना ही टाइम लग जाएगा। तीनों को जीपी में फॉर्मूला लगा दो और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ द डिवाइजर्स भी निकलता है, बाद में देख लेंगे हम उस पॉइंट को। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना सबको आ गया है। अगर सबको निकालना आ गया है तो अगर अपन पिछले क्वेश्चन में वापस आते हैं तो इसके डिवाइजर्स कितने बनेंगे 3 × 3 × 27 डिवाइजर्स। अब ध्यान से सुनना सब, अब जो बोल रहा हूं बीच में कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे थिंकिंग वाला एक पॉइंट है, तो मैं आंसर पता चल जाएगा। फिर 27 टोटल डिवाइजर्स है। टोटल मुझसे पूछा है ए और बी ऑर्डर्ड पेयरिंग कितनी हो सकती है, तो इन 27 डिवाइजर में से कोई भी एक डिवाइजर पकड़ो, कोई भी एक डिवाइजर। मैंने लिया 9 ले लिया, मतलब मैंने इसको तोड़ा, यहां लिख देता हूं 9 × 11 × 61 का होल स्क्वायर। अगर 9 लिया तो बचा हुआ तो अपने आप फिक्स हो जाएगा ना नंबर। ध्यान से सुनना, अगर टोटल 2013213 का होल स्क्वायर है, उसके जितने भी 27 डिवाइजर होंगे उनमें से कोई भी एक डिवाइजर लो तो दूसरा प्रोडक्ट में अपने आप फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 2013 का होल स्क्वायर बनाना है। तो मैंने इसमें तोड़ा, तो ये मैंने अगर a - 2013 को 9 से बराबर करा तो बगल वाला ये होगा कि नहीं होगा, बताओ। ऑब्वियसली वही होगा, मैंने फिक्स करा।
जो भी वैल्यू आए। और नेगेटिव तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं आ रहा है, सब पॉजिटिव आएंगे। आई डोंट थिंक सो तुम्हें प्लस ही आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज मिलेगी। यस और नो, समझ आया कि नहीं? अब इसको तोड़ना देख रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, 9 इसमें टूटा। एक और बताता हूँ, मान लो इसको मैंने एक को 1 दिया तो दूसरे वाले को क्या होना पड़ेगा, 2013 का होल स्क्वायर। तो उससे भी ए और बी निकलेगा। तो ए और बी की कितनी पेयरिंग्स बनेगी, जितने मेरे डिवाइजर्स है। क्यों? जितने भी 27 डिवाइजर है उनमें से हर एक डिवाइजर एक एक को दो, दूसरा अपने आप दूसरा बनता जाएगा। तो ऐसे 27 केसेस बनाओगे तुम टोटल, जिससे 27 पेयरिंग बनेगी। और 27 पेयरिंग बनी मतलब 27 इज द आंसर। बट अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये पॉइंट पे पिछली बार जो बच्चे आईआईटी में गए, जब मैं उनको ये समझा रहा था, एक एआईटीएस में क्वेश्चन आया था, तो मैंने उनको यहाँ पे बोला कि एक उनको फॉर्मूला दिया पहले। तो अब मैं तुम्हें भी इसका फॉर्मूला दे सकता हूँ। इस टाइप की इक्वेशन में ए और बी के कितने बनेंगे पेयरिंग, इट इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन स्क्वायर। बोलो यस और नो? नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन स्क्वायर, वही तो करा है यहाँ पे भी, देख लो, लगा दो। 2013 के स्क्वायर के डिवाइजर 27 बने और 27 ही आंसर है। अगर ये मैं तुम्हें पहले से बता देता तो पर फिर मजा क्या होता है इस चीज का? लॉजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टेप्स, ये जो सोचा, ये आईआईटी है। दिस इज आईआईटी। आईओक्यूएम की तैयारी करते हुए तुम्हारी कब आईआईटी की प्रिपरेशन हो जाएगी तुम्हें भी अंदाजा नहीं, क्योंकि ये रेगुलर सिलेबस में नहीं आता है। पर ये आईआईटी लॉजिक्स पूछती है, अलजेब्रा। ये जनरली 10th तक के बच्चे को आ जाना चाहिए, पर इतना डिटेल में 10th तक कोई बच्चा पढ़ता नहीं है। तब तो उनके दिमाग में बस यही है, एंजॉय और बोर्ड की एग्जाम है, आखिरी के 1 महीने पहले पढ़ना है। वही चीज को 50 बार घोटते हैं। और वही अगर तुम कुछ 50 नई चीजें, 49 न्यू चीजें पढ़ लेते हैं, तो अभी तुम सोचो कहाँ होते हैं। पर एक जनरल ट्रेंड बना हुआ है हमारी एजुकेशन का, 10th को इतना हवा बनाया हुआ है कि 10 बोर्ड ही सब कुछ है। तो बच्चा क्या करता है, वो रटना शुरू कर देता है। सबको पता होगा, सबने रटा है, ठीक है, और उसी टाइम से दिक्कत हो जाती है। और इसीलिए वो आईआईटी और एक रेगुलर नॉर्मल स्टूडेंट, बोर्ड स्टूडेंट में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और अगर उसी समय 10th में टीचर अगर ये फोकस कर दे कि तुम्हें इसी समय पे लॉजिक सीखना है, ज्यादा इतना 10th का हवा नहीं है, जैसे तुम नॉर्मल पढ़ते हो वैसे पढ़ो, बाकी चीजें और पढ़ो। देयर इज ह्यूज मतलब स्कोप ऑफ मैथ्स एंड अलजेब्रा। बहुत छोटी छोटी सी चीजें ही है, 10th तक के बच्चे को आनी चाहिए पर नहीं आती है। और वही उस समय क्या करता है टीचर, एक ही क्वेश्चन को क्या करता है 50 बार करवाता है ताकि याद कर लो और मार्क्स आ जाए। और वो थिंकिंग एबिलिटी को पूरा ब्लॉक कर देता है। और वो 11 में मुझे वो थिंकिंग डेवलप कराने में सालों, पूरा 1 साल लग जाता है। हाँ क्या 12th आ जाता है, तुम्हें पता ही है। 12th क्या, कभी कभी 12th भी खत्म हो जाता है और बच्चे के दिमाग में वही रटने की एबिलिटी होती है। वही एनसीईआरटी आरडी के 50 क्वेश्चन रट लेता है, या जो स्कूल का टीचर शीट देता है, और पास हो जाता है। और उसको लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर हो गया। स्कोर से याद आया, जो 11th के बच्चे उनको बता देता हूं, हमारे ही सेंटर से, माना कि इस बार सबको मार्क्स दिए गए हैं, पर उसमें भी 498 आउट ऑफ 500, इट्स नॉट अ इजी वे टू गेट। ठीक है, सभी को मैं बता देता हूं, जो टॉप परफॉर्मर है ऑफ आर ब्रांच वो है 498 आउट ऑफ 500। कितना हुआ परसेंटेज? 99.6% पूरे इंडिया में भी अगर तुम देख लोगे सभी स्ट्रीम मिला के, तब भी वो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 में तो होगा ही होगा। इतने कोई नहीं लाता है। 2 मार्क किस में गए, एक इंग्लिश में गया और एक फिजिक्स में इसलिए गया क्योंकि जो पिछले मिड टेस्ट और बोर्ड एग्जाम के पहले प्री बोर्ड्स और वो हुई थी, उसी के थ्रू न्यू एरा का बच्चा है, पूरा जेन्युइन है। उन्होंने पूरा रिजल्ट निकाल के, एवरेज निकाल के जो बोला गया था वैसे रिजल्ट बनाए। किसी में जैसे 70 आउट ऑफ फिजिक्स में उसके 64 65 थे, किसी में बस, बाकी तो पूरे ही थे ऑलमोस्ट। इस कारण 1 मार्क जब एवरेज लिया गया तो कम हो गया। ठीक है, तब भी वो वडोदरा सिटी का टॉपर है और शायद गुजरात का भी होगा, टीसीएम का, क्योंकि वो अभी वो न्यूज़पेपर में तो सब गलत वलत छापा हुआ है, उसका तो नाम ही नहीं है। एक आध न्यूज़पेपर में आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, और एक और पेपर में आया 99.6 रोमन। और जो सेकंड टॉपर है अनूप साहब, वो भी हमारे ही सेंटर की है। ठीक है, वो 199 लाई है। एक मार्क केमिस्ट्री और मैथ्स में कम हो गया, फिजिक्स में 100 है। ठीक है, तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि बोर्ड
हम नहीं पढ़ाते या बोर्ड का कुछ नहीं होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बोर्ड का तो सब हो जाता है। और ये जिनके मैंने नाम लिए, दिस आर 99 परसेंटाइल स्कोर्स वाले बच्चे जो आईआईटी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आईआईटी के ही बच्चे बोर्ड्स में भी टॉप करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो हम जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वो सही है। सिर्फ बोर्ड का जो पढ़ता है वो कभी भी टॉपर नहीं बनता है। तुम देख लो तुम्हारे सामने, पिछली बार 98% आए थे वेदांत शाह, वो अभी आईआईटी गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस ब्रांच उसकी अब हो गई है, ठीक है। पहले एमएनसी थी, अब कंप्यूटर साइंस हो गई। टॉपर 600 समथिंग रैंक लाया था वो आईआईटी में, ठीक है। वो भी टॉपर था आईआईटी का। बोर्ड्स का पढ़ता था दिन भर? नहीं, बोर्ड्स का 10 दिन पहले सर ने बोल दिया कि एनसीईआरटी रट लेनी है, तो रट ली 10 दिन पहले और मार्क्स लिया। बाकी सब समय पे दिन भर आईआईटी की तैयारी करता था, ठीक है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ स्कूल में लगे रहते, स्कूल में मार्क्स आएंगे, अच्छी बात है, पर जो तुम्हारा टारगेट था, क्या तुम उससे दूर तो नहीं हो रहे हो? क्या तुमने रटना तो शुरू नहीं कर दिया है? जब ये कर दोगे शुरू, तो आईआईटी इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर यू। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, जहां से रटना शुरू करा वहां से आईआईटी का टारगेट नीचे गिरता जाएगा। मेंस पे आओगे, मेंस के बाद गुड सीईटी पे आओगे, गुड सीईटी के बाद बोर्ड्स पे आ जाओगे, बोर्ड के बाद नहीं पता या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं वहां एडमिशन ले लोगे, ठीक है। इसलिए थॉट प्रोसेस को बढ़ाओ। मैं इसलिए ये क्लासेस ले रहा हूँ और इसलिए मोटिवेट कर रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि इससे आईओक्यूएम क्रैक हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बट मेरे ख्याल से इससे थॉट प्रोसेस बहुत बदल जाएगी, बहुत बदल जाएगी, और वो थिंकिंग एबिलिटी मैं यहाँ पे डेवलप करवाना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये वाला तुम कर लेना, नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। इसके बाद वाला इसके बाद वाला भी क्वेश्चन अगर हम देखेंगे ना, तो टफ नहीं है, इजी है, पर कैसे करना है जरा एक बार मैं बता देता हूं। अगर तुम ध्यान से देखोगे इधर और इधर, मैं इसको एक बार लिखता हूं, x² z प्लस y² z प्लस 4xy इज इक्वल टू 40, x² प्लस y² प्लस xyz इज इक्वल टू 20। काश ये दोनों साथ में होते तो शायद कुछ फैक्टर्स या कुछ बन सकते थे, और इन्होंने 40 और 20 करके एक हिंट दे दी। इस टाइप के क्वेश्चन पीआरएमआरओ में बहुत आए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। अगर मैं इसका डबल कर दूं तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा? हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, वो भी सम की, ये भी याद रखना। मतलब अगर इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकले तो भी चलेगा, तुमसे तो सम पूछा है। तो अगर मैं इसका डबल कर दूं तो इट इज इक्विवेलेंट टू दिस, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ कर दो और इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों बराबर है। देखो क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, क्या x प्लस वाई प्लस जेड निकल रहा है, z के लिए 2 आ रही है और x माइनस y का होल स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, मतलब वैल्यू से निकल जाएगी यहाँ पे। दो केस लेंगे। अच्छा, 2 केस बनेंगे, देख लेते हैं, देख लेते हैं। ये तो यहाँ तक सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। चलो एक तरफ लिया, एक तरफ लाना ही है, चलो मैंने अब लिख दिया है तो कोई बात नहीं। अब फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन इज द की फैक्टर नाउ। जिसको फैक्टराइजेशन क्लिक हो गया, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो अब फैक्टराइजेशन के लिए अगर अपन जाते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या निकला, x² z माइनस 2। देखते जाना, इन दोनों में बताओ y² और 2xy 2 माइनस z बनेगा। तो क्यों ना अपन इसको थोड़ा सा रिफॉर्म कर लेते हैं। ये चीजें आईआईटी में बहुत यूज होती है, ठीक है। ये जो अपन फैक्टराइजेशन कर रहे हैं आजकल आईआईटी इन पे बहुत स्ट्रेस डाल रही है, अलजेब्रा पार्ट में देती है वो, ये नहीं देगी, पर किसी और क्वेश्चन में 11th 12th के लॉजिक्स पे छोटे से अलजेब्रा दे देगी। ये बन गए फैक्टर, जो कि तुम हिट एंड ट्रायल से z इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा था, ये भी याद रखना। कई बार क्या होता है, इन टाइप के इक्वेशंस ये तो और कॉम्प्लेक्स बनती है, शायद तुमने 9th क्लास में करे हो फैक्टराइजेशन चैप्टर में, जबरदस्त बनते हैं, पर उसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है हिट एंड ट्रायल करके वैल्यू रखो किसी भी एक की, और देखो क्या सब कुछ कैंसिल हो गया क्या। जैसे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। अगर एक आध भी फैक्टर मिल गया तो लॉन्ग डिवीजन मेथड सबको आती है डिवाइड करना, वो फैक्टर बना देगा, और फिर रेस्ट पार्ट को सॉल्व करो। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया हिट एंड ट्रायल अप्रोच? ये 9th क्लास का टॉपिक है, यस सर, शायद तुम्हारे स्कूल टीचर ने बताया होगा। चलो ये हो गया, तो z कितना आ गया, 2 आ गया, और x² प्लस y² माइनस 2xy, मतलब x इक्वल उसी में नहीं आया आंसर। चलो कोई, तो z2 हो गया। हाँ बोलो।
तो वो नॉट सेटिस्फाई करेगा। हाँ देख लेते हैं। ये और है यहाँ पे, साथ में भी हो सकते हैं बट और है। दो चीज का प्रोडक्ट 0 है तो कोई एक भी होगा तो भी चलेगा, एंड नहीं है जो तुम इससे पूरे सॉल्यूशन ही बोल दो कि ये तीनों एक साथ ट्रू होंगे। z को 2 रखो, एक बार फर्स्ट में रखा तो कितना आ रहा है z को 2 रखने पे? x स्क्वायर, एक सेकेंड, तो वो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो x प्लस वाई प्लस माइनस √20 बनेगा। पर इंटीजर्स बोल दिया तो ऑब्वियसली दो इंटीजर का सम कभी भी इरेशनल नहीं होता है, ये लॉजिक तो सबको पता है। ये गया, मतलब x इक्वल टू वाई ही होगा, और x इक्वल टू वाई दोनों में रख के क्या तुम फिर सॉल्व कर लोगे? आ जाएगा आंसर फिर, ठीक है। फर्स्ट में रखोगे तो ऐसा आता है, फर्स्ट में जब रखोगे x स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2 20 के बराबर आएगा, x स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2 20 के बराबर आएगा। तो आप इंटीजर्स बोले तो क्या तुम रख के चेक कर सकते हैं? 1 and 4 x स्क्वायर की वैल्यू 1 हो सकती है या 4 हो सकती है, इंटीजर्स का स्क्वायर। 3 रखोगे तो 9 मतलब वहां पे है ही नहीं, 20 कैसे आएगा? इसके मल्टीपल में बस 2 और 4 और 5 ऐसे ही आते हैं। तो x स्क्वायर 1 या 4 होगा, तो करस्पॉन्डिंगली z क्या आएगा फिर? 1 रखते तो तुम निकाल लेना उसके करस्पॉन्डिंगली, और इसके करस्पॉन्डिंगली x कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1, और y आ जाएगा प्लस माइनस 2, और फिर z इनके करस्पॉन्डिंगली निकाल लेना, बस आ जाएगा। और ये सभी वैल्यूज को एक बार सेकंड में भी रख के देख लेना सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, पर वो हो जाएगी, तुम देख लेना, क्योंकि दोनों को ही लेके कर आए। फिर भी चेक कर लेना वो सभी वैल्यूज से कि सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने फर्स्ट को लिया था। टोटल आते हैं इसमें आंसर, अगर मैं बात करूं 1, 1, 18, -1, -1, 18, 2, 2, 3, -2, -2, 3, कितने आ गए टोटल? 4। तो हम इन चारों से सम निकाल लोगे, सम 44 आएगा। सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, मॉड्यूलस का दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट। अब वो तुम करके देख लेना, 44 आंसर आएगा, ठीक है। इक्वेशन सॉल्विंग था, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना काम है। और आईआईटी में ये लॉजिक्स काम आते हैं, जैसे हमने यहाँ लगाया, बहुत छोटा सा लॉजिक था बेसिकली, शायद 2-3 मार्क का ही था ये, इसीलिए टफ नहीं हुआ। कितने मार्क का? 3 मार्क का था, इसीलिए 2 मार्क्स के साथ से 21 3 और बाकी 5। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। वंस अगेन अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो। और हाँ, एक और चीज मैं एक टिप और दे देता हूँ, IOQM के पेपर्स को क्रैक कैसे करते हैं। पूरा क्वेश्चन, पूरा पेपर कोई भी नहीं कर सकता है पूरे इंडिया में, ये दिमाग में रखना। और 10 से 15 स्कोर में भी IOQM का सर्टिफिकेट मिलता है, और 30 to 40 में नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं, वो भी बहुत टफ। 23 आए, हाँ जितने भी आए, देखो मतलब तुम्हें सर्टिफिकेट तो अभी मिल रहा है, मतलब तुम सही वे में है, और अच्छा लॉजिकल पार्ट है तुम्हारा, लॉजिकल थिंकिंग। अभी धीरे धीरे टॉपिक्स भी बदलेंगे। हाँ तो 100 तब भी नहीं गया है, और वो भी कभी कभी आता है, कभी 70 जाता है, और गुजरात से तो और भी कम जाता है कई बार। 12th के बच्चे कर लेते थोड़ा अच्छा स्कोर, और डिपेंड करता है कि कौन बच्चे पेपर दे रहे हैं। जनरली गुजरात में बहुत हाई नहीं जाता है, पर पिछले बार बहुत ज्यादा गया, पिछली बार बहुत ज्यादा गया, मतलब बच्चे बहुत अवेयर हो गए इन ओलंपियाड्स के लिए, और पेपर उनसे बन गया, उस दिन की बात है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा था, पेपर्स को क्रैक कैसे करते हैं। तो पूरे पेपर को एक बार देखो, हार्ड कॉपी मिलेगी तुम्हें पेपर की, पेपर को गो थ्रू करो, और सबसे पहले जो बन सकता है उस पर टिक करो, जो तुम्हें लगता है कि ये मुझे आता है। जो नहीं आता है, कुछ पढ़ा नहीं, उसको छोड़ दो। ये तुम आगे के पेपर्स में ये टेक्निक अपनाना। यार ऑनलाइन है, बट फिर भी तुम देख सकते हो कौन सा पेपर कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन यू कैन नोट डाउन। फिर उन क्वेश्चन में दम लगाओ पूरा 1 घंटा 2 घंटा, और आखिरी के 1 घंटे में, आधी घंटे में जो क्वेश्चन छोड़े उन पे एक बार अटेंड करो। और उल्टा देखा करो 5 मार्क्स से। क्यों? अगर तुम्हें स्कोर लाना है ज्यादा से ज्यादा, तो 5 मार्क वाले में तुम एक एक के 5 क्वेश्चन करोगे 1 घंटे में, वहां 5 का 1 क्वेश्चन भी कर लो तो हो जाएगा, या 2 मार्क के वहां पे 2 क्वेश्चन। तो देखो अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि 1 घंटा तुम्हें लगेगा उसमें भी, पर सीधे 10 से 15 मार्क मिलते हैं। 10 उसी में मिल गया, वो पॉइंट है। अब वो बन जाए तो, नहीं बनते तो फिर 3 मार्क में जाओ और 2 मार्क। एक और चीज, जब कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, पेपर में कुछ नहीं बन रहा है,
आगे के 2 मार्क्स तब 2-2 मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। कभी भी तुम्हारे सामने सब्जेक्टिव पेपर आ जाए, तुमसे नहीं बन रहा, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन उठाओ जो सबसे इजी है, क्योंकि इजी भी रहते हैं पेपर में। यूनिट टेस्ट में भी मैं इसलिए ये बोलता हूं तुम्हें सबको, टर्म टेस्ट में भी इजी क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करो, कम से कम कुछ तो मार्क्स आए, न से तो बेटर ही है। और इजी रहता है, बस खोजने पड़ते हैं, इस पूरे उसमें खोजने पड़ेंगे तुम्हें कि कौन से तुम कर सकते हो कौन से नहीं, ठीक है। और वो बेसिकली एक तरीका, एक वे, एक मेथोडोलॉजी है, वो पेपर दे दे के ही आएगा। जब तुम पेपर ऐसे टेस्ट के फॉर्म में दोगे तब तुम्हें पता चलेगा, अच्छा ये क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था आता है, मुझे आ जाएगा, वो नहीं बना पेपर के वक्त, मतलब ये मुझे नहीं आता है। ये सीखोगे तुम पेपर दे दे के, और बहुत पेपर्स तुम्हें देते हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करना तुम्हें आना चाहिए, और 5-5 मार्क वाले में अगर 1-2 क्वेश्चन भी तुमसे बन गए तो स्कोर एकदम हाई हो जाता है। और वही तुम 2-2 वाले बहुत सारे भी कर लो, तब भी मार्क्स तुम देख लो कितने आते हैं। तो 5 मार्क 3 मार्क एक बार देख लो पेपर को, तुरंत शुरू मत कर दो कि आया शुरू हो जाओ, और देखा 3-4 क्वेश्चन हुआ, टाइम 1-1.5 घंटा हो गया और मार्क्स भी 2-4 ही आए। थोड़ा सा वहां पे ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। लेट n1, n2 be the two distinct numbers among all the 7 digit numbers formed by using, ये हो गया 1 2 3 4 7 डिजिट नंबर बनाना है इन नंबर्स को, यू हाँ 7 भी ना, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। इसका मतलब है n1 में भी कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी, n2 में भी नहीं होगी। और n1 अपॉन n2 अगर इंटीजर है तो कितने पेयरिंग्स पॉसिबल है? n1 अपॉन n2 एक इंटीजर है। इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, जरा पहले हम वो सोचते हैं। सबसे छोटा इंटीजर की अगर अपन बात करें तो ये n1 और n2 बहुत नियर बाय होने चाहिए। एक मिनट, अगर अपन बात करते हैं सबसे छोटे इंटीजर की, पहली बात तो ये तय है कि ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। अरे यार एक मिनट है, 1 भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकती, दोनों सेम नहीं ले सकता हूँ, डिस्टिंक्ट लेना है। तो ये जो भी इंटीजर होगा वो 1 से बड़ा होगा ना, नेगेटिव हो सकता है, वहां भले ही इंटीजर बोला है पर वो पॉजिटिव इंटीजर है। नेगेटिव कैसे होगा? तो पॉजिटिव नंबर का डिवीजन नेगेटिव कब से होने लगा? 1 2 3 4 5 6 7 मेरे को तो नहीं लगता कैसे हुआ, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, रुको 2 मिनट, ये एक मिनट, केमिस्ट्री क्लास में वैसे ही हुआ। बोर्ड पे तो दिखाई नहीं जा रहा था। नहीं, सब कुछ दबा के देख लो, हो जाता है ठीक। चल गया सब कुछ कर लो, कुछ नहीं तो रिस्टार्ट कर दो। और क्या, n1 अपॉन n2 इंटीजर है। लॉजिकली n1 भी एक 7 डिजिट का नंबर है, n2 भी एक 7 डिजिट का नंबर है, दोनों डिस्टिंक्ट है, तो ऑब्वियसली ये इंटीजर मतलब ये वैल्यू 0 तो होगी नहीं, 1 कभी हो नहीं सकती है, मतलब 2 से शुरू होगा, मतलब 2 से देखना पड़ेगा, अभी अपन ने बस रखा है। और कितनी वैल्यू तक जा सकती है ये, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, नीचे सबसे छोटा नंबर रखो और ऊपर सबसे बड़ा नंबर रख दो, 7। तो ये कितने से जाएगा? और वैसे 7 मतलब मे बी 7 हो या 6 हो, वो देखना पड़ेगा अभी कितना, क्या पता ओपन होगा ना सर? हाँ क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा, वापस बोलो। हाँ जो भी वैल्यू आए, ये तो एक बस मैं एक एग्जांपल लेके देख रहा हूँ, मतलब अपने पास जो पॉसिबिलिटी है वो इतने में से ही बनेगी, 2 3 4 5 6 7 बन रहा है क्या, देख लेंगे, चलो 7 भी नहीं बन पाएगा शायद, 7 नहीं बन पाएगा ना, इसका GIF लेंगे। 7 नहीं आएगा। ये जा रहा है क्या 7? ये कितना जा रहा है, इससे बड़ा नंबर तो बन नहीं सकता है, 6 पॉइंट हो रहा है ना, नहीं आएगा 7। तो इंटीजर में 7 भी नहीं आएगा। चलो अरे लिख रहा हूँ, वो लिखना रह गया, ठीक है। 2 3 4 5 6 शायद ये इंटीजर्स बन सकते हैं, और उससे फिर अपन ऑर्डर देख लेंगे क्या है, ठीक है, गिनना तो अभी बात की बात है, ठीक है। तो अगर ये एक इंटीजर है तो n1 को जब n2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए ना, रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब यही है ना, क्योंकि इंटीजर बन रहा है, ये लॉजिक समझ में आता है। और अगर इंटीजर है तो अपना वही रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे, तो ये कुछ k टाइम्स ऑफ n2 होगा, n1 should be k टाइम्स ऑफ n2, और k मेरा इंटीजर है, और k क्या क्या हो सकता है वो तुम्हें पता ही है, 2 3 4 5 6। यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। नो सर। अब ध्यान से सुनना,
ये 6 पॉइंट हो रहा है, GIF लिया ना। ये 6 पॉइंट हो रहा है तो 7 कैसे आएगा? इससे बड़ा कोई नंबर बना ही नहीं सकता, और ये 6 पॉइंट है तो 7 तो कभी पहुंचाएंगे, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, चलो n1 शुड बी k टाइम्स ऑफ n2, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, मतलब कुछ मल्टीपल ऑफ होना चाहिए, और k मेरा 2 3 4 5 6 में से है। अब यहाँ पे एक लॉजिकल पॉइंट लगा है, वो क्या लगा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे बताओ n1 और n2, n1 नंबर जो भी रहेगा, ध्यान से सुनना, जो भी n1 नंबर रहेगा, जो भी तुम लोगे, सम ऑफ द डिजिट्स तो फिक्स होगी ना, या n2 की भी बात करूं मैं, सम ऑफ द डिजिट्स। जब सातों नंबर्स का यूज करना ही है और बहुत सारे नंबर्स तुम ले सकते हो, तो सम तो मेरे पास क्या रहेगा? फिक्स ही रहेगा। कितना बन रहा है? 28 और 28। ठीक है, तो अगर ये 28 है और ये भी 28 होना ही चाहिए सम, ऑब्वियसली, तो अब बताओ मुझे, अगर मैं कुछ और k टाइम्स करूंगा या कैसे पॉसिबल है? अब यहाँ पे सोचो, पॉसिबल है। सम की मैं बात कर रहा हूँ, सम ऑफ द डिजिट्स। अगर k को मैं 2 3 4 5 6 किसी से भी मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनेगा, ये दोनों चीज बराबर है, बराबर है, तो अगर दो चीज बराबर होती है तो सम ऑफ द डिजिट्स भी बराबर ही होगी। जैसे अपन लिखते हैं ना 43 इज इक्वल टू 43, बराबर है, तो 7 और सम ऑफ द डिजिट्स भी तो 7 ही होना चाहिए ना। तो k को क्या रखूं मैं कि सम ऑफ द डिजिट्स सेम रहे? के 1 ही तो होना चाहिए। हाँ, तो वही तो बात आ रही है क्वेश्चन। ठीक है, के मेरा 1 ही होना चाहिए ना। कोई भी बड़ा सा नंबर अगर उसमें कुछ 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ऑब्वियसली सम ऑफ द डिजिट्स पूरा नंबर बदल के वो पूरा बदल जाएगा। मतलब के को 1 होना पड़ेगा, और अगर के को 1 होना पड़ेगा तो के 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मतलब जीरो बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ लॉजिकल क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। अगर बन जाता तो पता नहीं कितने बनते, क्या बनते, पर ये क्वेश्चन जीरो के लिए शायद बनाया हो। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया ये क्वेश्चन बनते कैसे, पहले आंसर याद रखते हैं कि मुझे आंसर क्या लाना है, जीरो लाना है, अब क्वेश्चन बनाओ। इसलिए कई बार बच्चे बोलते सर ऐसा हो जाता क्यों, तो कैसे करते हैं? तो बेटा वो क्वेश्चन बनते ही आंसर से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो और तुम्हें तो पता भी होगा शायद, बहुत सारे प्रूफ्स जो बने हैं वो प्रूफ हिट एंड ट्रायल कर करके बनते हैं, और फिर उसको मेथड, पूरे मेथड से डिराइव किया जाता है। बहुत सारे प्रूफ मैथ्स में तो ऐसे बहुत है, बहुत मतलब बहुत है। पैटर्न खोज खोज के पीएमआई टेक्निक लगा लगा के निकाले, फिर उसका कोई एग्जैक्ट मेथड बना। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर विच इज 11 लेस देन द सम ऑफ द, शायद ये हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्विंग पर है। ठीक है, डू बाय होम, नहीं आए तो पूछ लेना। इसके बाद अगर ये देखा जाए, ये भी इक्वेशन सॉल्विंग पर है। कोई भी दो अलग-अलग इक्वेशन सॉल्विंग पर है, और जो हिंट है वो मैं बता देता हूँ। 2 + 3 -1 -4 करना, तो अल्फा प्लस डेल्टा आ जाएगा 4। बहुत सारी कैंसिल हो रही टर्म्स, वो तुम देख लेना। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। और तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो तो मिलेगा बीटा प्लस गामा। ओ वाह, KVPY का PYQ है ये। हाँ, आते 11th में ही आया होगा। हाँ 11th में तुमने तो दिया था ना, तुमने तो क्रैक भी करा है, तो याद है कुछ, याद है ताजा हुई। चलो कोई नहीं, ये KVPY का PYQ क्वेश्चन है क्लास 11th का, देख लो। मैंने बताया ना PRMO की तैयारी करते हुए KVPY मैथ्स तो कंप्लीटेड, फिर बचते बस बाकी 2 सब्जेक्ट्स, उन पे ध्यान दे देना। आगे बढ़ते हैं, कर लेना इसको सॉल्व। अब तो आ ही गया, इन दोनों का प्रोडक्ट ही पूछा है बस। ठीक है, ये 4 है और ये -4 आता है, और एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब +16 हो जाएगी, फिर मॉड ले लेना। इसके बाद लेट 2022 बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट है।
रूट 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 ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, स्क्वायर, क्योंकि जब तक रूट हटेगा नहीं तब तक कर नहीं पाओगे। रेशनलाइजेशन एंड ऑल भी आई डोंट थिंक सो, इसको ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं, वरना ठीक है ठीक है, मतलब स्क्वायर करके मतलब डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो? 2022 अच्छा हाँ, वो वाला, वो जिसमें AMGM या वो लगी थी AX प्लस BY प्लस CZ वाली प्रॉपर्टी। हाँ वो क्वेश्चन तो यूनिक है, वो भी पुराना PYQ है RMO का। एक डिस्कस करी थी ना जब मैं 12th पास्ट के बच्चों को भी पढ़ा रहा था, तो 12th वालों को तुम्हें भी बिठा दिया था मैंने, एक पेपर डिस्कस करा था डिटरमिनेंट मैट्रिसेस के बारे। हाँ वो तोड़ा था। चलो कोई नहीं, ये तो स्क्वायर एंड ऑल करना है, नहीं आया तो पूछ लेना। हाँ ये इसका मतलब क्या होता है, इस पे भी कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था। A डिवाइड्स B का मतलब होता है B इज डिविजिबल बाय A। ये भी बहुत सारों को अंग्रेजी नहीं आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वही दे रहा हूँ नेक्स्ट वही लिख रहा हूँ। A डिवाइड्स B, ये जो डंडा है ना, डंडा, इस डंडा को बोलते हैं डिवाइड्स। A डिवाइड्स B, ये याद रखना। ये क्या पता जेई में या किसी में भी पूछ लिया, या केवीपी में तुम्हें सिंबल ही नहीं पता है। A डिवाइड्स B का मतलब होता है B इज डिविजिबल बाय A, या A डिवाइड्स B, इसको ऐसे भी लिखते हैं। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया तुमको ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो ये भूलना मत, ये बहुत बार बच्चों को पता नहीं रहता है। ठीक है, ऐसे ही एक और चीज, फैक्टोरियल अभी ER02 को तो नहीं पता है, पर ER01 को पढ़ाया था मैंने पहले। तो 3 फैक्टोरियल को अपन ऐसा भी लिखते हैं, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। ठीक है, ये याद है। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस ये होता है। ठीक है, चलो देख लेना बाद में, स्क्वायर करके आ रहा है तो मैं कर नहीं रहा हूँ, तुम कर लेना, डाउट आए तो पूछ लेना। डू बाय ओन। आगे बढ़ते हैं, वंस अगेन सॉल्विंग, और ये सॉल्विंग IIT JEE में, अब आता हूं मैं इस पॉइंट पे। IIT JEE में 2005 में क्वेश्चन आया था इस टाइप का, एक बाइनोमियल में किया है, याद करो, वो क्यूब A क्यूब माइनस B क्यूब फॉर्मूला, और फिर एक एग्जांपल के फॉर्म में भी मैंने तुम्हें दिया था, डू बाय ओन। 250 आंसर था जिसका, एक सेकंड, बाइनोमियल रिवाइज करो, सब बोल बुला गया। चलो खैर कोई नहीं, और एक मिनट, ये क्वेश्चन 2 साल पहले जेई मेंस में भी आ गया, और अभी जो थर्ड फेज हुआ ना, मैं ऐसे ही पेपर गो थ्रू कर रहा था, उसमें भी फिर से आ गया। मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहे बहुत, और IIT के PYQ सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छे हैं, और अच्छे पेपर बनाने के चक्कर में अच्छे क्वेश्चन डाले जाएंगे। तो सबसे आसान क्या, अच्छे क्वेश्चन डालना, डाल दो, क्योंकि इसमें वो पोलो वाला तो वाला हो गया था, लेकिन इस तरफ वाला हो ही नहीं। चल देख लेते, बस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ये इतना बड़ा सारा टर्म, इसको कैसे क्या करते, तो एक एक करके लिखते हैं अपन, देख लेते हैं। 1/x⁴ माइनस x⁴ प्लस 1 प्लस 1/x⁴ माइनस है ना पावर में, इसलिए ऐसा लिख रहा हूं, प्लस 1 माइनस 2, यहाँ पे कोई भी पावर में -1 नहीं, वो होल -1 है, तो इसमें से 2 तो कॉमन निकल जाएगा ना कहीं फैक्टराइजेशन बनता है, और जनरली इनमें फैक्टराइजेशन a² माइनस ab प्लस b स्क्वायर, a³ माइनस b³, a² प्लस ab प्लस b², अभी भी याद नहीं आ रहा, और फिर a² माइनस b² का भी बना था बाइनोमियल। हाँ कुछ ऐसा था, 250 या 2 आंसर भी मैंने बोला था याद ही कर लो, क्या पता बेटा, याद करो, रिवाइज करो, जनवरी में देना है तुम्हें तो। चलो देखो इधर, अब कैसे क्या करना है अब इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों सिमिलर टाइप की टर्म दिख रही है कि नहीं, ऑब्वियसली दिख रही है, तो एलसीएम ले लेते हैं। क्या अच्छा, कुछ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, ठीक है। x⁴ माइनस ये वाली टर्म को कुछ मान रहे हो, 1/8 को t मान लो, फिर t स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ, ये वाली जो टर्म है और इधर वाली जो टर्म है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है?
मुझे तो दिख रहा है शायद, अगर मैं लॉजिकली देखूं तो x रेस टू 1/4 का यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, x रेस टू 1/8 का यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? और 1 का भी स्क्वायर करना हो तो 1 का भी स्क्वायर, मतलब एक अपन को यहाँ पे लॉजिक मिला। ठीक है, और कोई लॉजिक, और कोई लॉजिक, और कोई लॉजिक अगर अपन देखें तो अभी तो नहीं बन रहा है। तो अगर अपन यहाँ पे थोड़ा बहुत एलसीएम लॉजिक से तुमने सब्स्टिट्यूशन करा, ठीक है, मैं इसी को डायरेक्ट भी करके देख लेते हैं अपन। ये a पूरा a है, ये माइनस b है, तो ये a प्लस b बन रहा है कि नहीं? a माइनस b, a प्लस b, ठीक है। ये पूरी टर्म को मैं a मान लेता हूँ, x रेस टू 1/4 प्लस 1 को, और b को मान लेता हूँ x रेस टू 1/8 को। तो ये a प्लस b है एक टर्म, और एक टर्म है a माइनस b, तो एलसीएम लेने के बाद बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x रेस टू 1/4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से याद आ गया इतना याद, 2 क्वेश्चंस कर रहे थे आप। हाँ अब याद आया, बहुत लेट इतना याद आया, कोई बात नहीं। अब देखो वो बाइनोमियल का क्वेश्चन यहाँ काम आ रहा है, तो सीक्वेंस इसकी शीट में भी रिवाइज करनी पड़ेगी, वो तो करनी पड़ेगी, उसमें से पिछले साल टर्म कैंसिलेशन और हाँ वो तो आते एक ही आया है। था, मेरे को याद नहीं चलो देख लेते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ, ऊपर एलसीएम लो, x रेस टू 4 प्लस x रेस टू 1/8 प्लस 1, मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ x रेस टू 1/4 प्लस 1 बनेगा, और इधर भी वही टर्म है 2 टाइम्स। वाओ, मतलब अपन सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, हम कई बार हमें आइडिया लग जाता है अपन सही जा रहे हैं कि नहीं, कुछ और सोचो। चलो ये होल माइनस 1 कर लेंगे, और इसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे, लॉग वाला तो देख लेना, बहुत इजी है खैर वो तो। चलो ये आ गया, तो ये नीचे वाले को पहले एक बार स्क्वायर को एक्सपांड करके देख लेते भाई क्या आ रहा है। x रेस टू 1/2 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x रेस टू 1/4 माइनस x रेस टू 1/4, तो x रेस टू 1/2 प्लस x रेस टू 1/4 प्लस 1। वाओ, इधर वही टर्म, इधर माइनस में, फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का बन रहा है। मेरे ख्याल से तो अब तो हो जाएगा, अब मैं नहीं करूंगा, मतलब इसमें तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लगा, इसमें तो बस a प्लस बी इंटू ए माइनस। सर लेकिन सब्स्टिट्यूशन से ना आगे के स्टेप में बहुत दिक्कत आ रही थी, t स्क्वायर प्लस t इनटू ऐसा आ रहा था, कोई बात नहीं, डिवाइड से फिर कट ही नहीं रहा था। कोई बात नहीं, अब तो हो गया। सर हाँ सर उसमें जो लॉग है, लॉग वाला जो टर्म ना, उससे फिर मतलब इसको इन्वर्स में लेकर जब सॉल्व करे तो बीच में अटक रहा, मैं नहीं आ रहा, मतलब इसके बाद भी आंसर नहीं आएगा, तुम ये बोल रहे हो? कोई बात नहीं, करना है वापस कर ले। नहीं सर लॉग वाले में एक साइड लॉग में- 6 चलो देख लेते हैं, होल का एक मिनट। चलो एक बार देख लेते हैं भाई, ये दूसरी टर्म क्या बन रही है। इसको अपन लिख सकते हैं, अगर कोई ER02 का बच्चा बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपन बाद में पढ़ने वाले बहुत जल्द। ये पावर में -1 है तो उसको नीचे ले जाके 4 लिख दो पहले तो, x रेस टू m माइनस n, x रेस टू m अपॉन x रेस टू n होता है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। क्वेश्चन में गलत लिख हाँ, दिया, सर। log raised to x x minus 1 की पावर में मैंने नहीं लिखा सर, वो x क्वेश्चन आपने सही लिखा है सर, वो अभी क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो वन थोड़ा बड़ा था। अच्छा, मतलब वो 1 अलग से है वो। एक और चीज सुन लो, मैं फिर से बता देता हूँ, जब कभी भी ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया क्या पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा है। किसी कोई बच्चा बोल रहा है x-1 ब्रैकेट में, नहीं सर x-1 नहीं, इकट्ठा है। एक मिनट, x के साथ भी अपन 1 ले सकते हैं, तो 1 अलग भी रख सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया क्या पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे? Yes. ये कई बार पेपर में भी होता है, और मेंस के पेपर में भी हुआ है। अब बेनिफिट ऑफ डाउट, जिसने उनके आंसर के अकॉर्डिंग करा है वही होगा, वो कभी भी इसको डिलीट नहीं करता है। अब अगर मैं लॉजिकली जाऊं तो ब्रैकेट नहीं लगा है कायदे से, तो लॉग के अंदर अगर पूरा एक्सप्रेशन रखना है, हमने भी देखा है कई बार, तो हम ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे साइन a प्लस बी लिखता हूं मैं, तो a प्लस बी पे ब्रैकेट लगता है जनरली, ठीक है। तो हम वैसे तो दोनों ऑप्शन है, अगर उससे नहीं आ रहा तो उससे कर लो, पर मैं यहाँ पे फर्स्ट मूवमेंट पे क्या करूंगा, -1 अलग से रखूंगा, और x रेस टू m माइनस n होता है x रेस टू m अपॉन x रेस टू n, नीचे लिख दिया। इस 16 को मैं लिखूंगा 4 स्क्वायर, या तो इसको अलग अलग कर लो ना, या 4 स्क्वायर लिखता हो तो 1/2 नीचे आ जाएगा, फिर 4 ऊपर चला जाएगा, और आंसर आ जाएगा √x मैंने भी हाँ बाय 4। तो ये वैल्यू √x/4 है, आ जाएगा आंसर। अब मैं नहीं कर रहा हूं, अलग से पूछ लेना बनना है। लॉग वाली टर्म को गलत ले लिया सर। पर मेरे ख्याल से तो इसको यही मानते हैं, ब्रैकेट में। फॉन्ट साइज भी अलग है। हाँ हाँ सही इसलिए आंसर नहीं आ रहा। वो अच्छा, पेपर में 1 बड़ा था, हाँ सर, तो तो फिर फिर यहाँ पे सर आप लिख सकते हो
अच्छा पेपर में क्या था तो फिर क्या को दिक्कत हुई? हाँ यहाँ पे तो वन अलग ही दिख रहा है कि वन अलग है, क्योंकि जनरली ब्रैकेट के साथ लिखते तो सेम फॉन्ट में रहता वो। फालतू में तुम कंफ्यूज हो। मैंने log 1 मतलब 1 को log 16 to base 16 करके फिर ऐसे divide property। हाँ वही आंसर तब भी वही आएगा, बस यहाँ पे डिस्कशन ये था कि x के साथ -1 है कि वो -1 अलग है, बस ये एक मुद्दा था। बाकी तो एलसीएम लेके यहाँ पे आ जाएगा आंसर। ठीक है चल आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15th वन पे आते हैं अपन। ये भी इजी है, बता देता हूं मैं। इफ ABC be a 3-digit number and AB, BC and CA are the 2-digit numbers, then find the value of A plus B plus C such that ABC is equal to AB plus BC plus CA। चल 3-digit नंबर है तो 3-digit नंबर को अपन ऐसे लिखते हैं 100 टाइम्स ऑफ A प्लस 10 टाइम्स ऑफ B प्लस C। 2-digit नंबर है तो 10A प्लस B, 10B प्लस C, 10C प्लस A। कॉमन तो यहाँ पे भी निकल रहा है और इसको पूरा रीअरेंज कर लो, सबको पूरा जब तुम सिंप्लीफाई करोगे एक तरफ ले जाके तो तुम देखोगे कुछ ऐसा बनेगा 89A is equal to B plus 10 times of C। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतना तो कर लोगे ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, ये तो शायद जिसने अटेम्प्ट करा होगा तो वो भी इतना तो उन्होंने भी किया होगा। ये सिंबल से डरना मत, ये सिंबल बेसिकली बता रहा है वो एक नंबर है डेसिमल फॉर्म में, नंबर है वो जिसके एबीसी डिजिट्स है। इसको A इंटू बी इंटू सी मत समझ लेना। कोई बच्चे एबीसी को A इंटू बी इंटू सी भी समझ सकते हैं, 3 वेरिएबल, इसलिए वो क्या करता है एग्जामिनर उस पर एक डंडी खींच देता है। यहाँ पे तो खैर लिखा भी है। ठीक है चल ये हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? B plus 10C B हो जाएगा। देखो इधर 89 टाइम्स ऑफ A है और यहाँ पे B plus 10C, ये सब डिजिट्स है। तो डिजिट्स का मतलब ये है कि B मेरा, और ये 2 डिजिट नंबर बोल दिया है तो B मेरा 1 से लेके 9 के बीच का होगा। 2 डिजिट बोला तो B 0 भी नहीं हो सकता है, सिंगल डिजिट हो जाएगा। C भी मेरा 1 to 9 होगा, डिजिट्स बोला है तो इन दोनों का सम 9 क्लोज आएगा। हाँ 9 क्लोज आएगा। इन दोनों का अधिकतम सम कितना हो सकता है? 99, मतलब ये एक 2 डिजिट नंबर ही रहेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? B और C दोनों को 9 ले लो तो 9 प्लस 90 99 बन जाएगा, तो 2 डिजिट ही रहेगा। पर अब यहाँ पे बस अब कहानी में बहुत इजी सा ट्विस्ट है, वो ये है कि A को 1 ही होना पड़ेगा। क्यों? A भी डिजिट से मेरी और A 0 नहीं हो सकता। क्या A 2 हो सकता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, 3 डिजिट बन जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? यस तो अगर देखो फिर से वही, अगर दो चीज बराबर है तो हर तरीके से बराबर है, डिजिट्स भी सेम होगी। जैसे 43 इक्वल टू 43 भी 2 डिजिट का, इधर भी 43 2 डिजिट का है। सम भी 4 + 3 7 होगा तो इधर भी बराबर है, तो हर तरीके से इक्वल होते हैं वो। मतलब ऑब्वियसली दोनों बराबर है तो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स तो होने ही चाहिए, तभी तो दो इक्वल होंगे। वैल्यू के वैल्यू इक्वल है, खैर बात पे तो इससे क्लियर हो गया कि A शुड बी 1। अब अगर A 1 हो गया तो 89 इज इक्वल टू B प्लस 10C, C 8 हो जाएगा, B 9 हो जाएगा, या C को हम लिख सकते हैं 89 माइनस B बाई 10, या वैसे करके सोचो या B की आप वैल्यू रखते जाओ। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। अच्छा सीधा ही। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, अरे भाई दिख रहा है, पर कभी ज्यादा केस बने तो बेटा इस तरीके से हमें जाना पड़ता है, फिर B की वैल्यू रखो। क्या तो 10C प्लस वापस नंबर फॉर्म में लिखने के। हाँ अच्छा, कंपेयर कर लेंगे जो कुछ। हाँ ठीक है कर लो। पर मैं तो यहाँ पे बेसिक अप्रोच से बता रहा था, अप्रोच डेवलप करवा रहा था कि B मेरा 1 से 9 है, रखते जाओ जिससे C डिविजिबल हो जाए, वो भी एक 1 to 9 के बीच में है। एग्जैक्ट पेयरिंग से तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये एग्जैक्ट अप्रोच होता है जब एक से ज्यादा नंबर्स पॉसिबल होते हैं, यहाँ एक ही पॉसिबल हो रहा है। B has to be 9, C has to be 8। आप यहाँ पे रिमाइंडर टेक्निक से करते हैं। हाँ वही रिमाइंडर टेक्निक लगाता हूँ, वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। कोई भी क्वेश्चन आए तो वो वैसे ही बनता है, ये भी बनेगा। यहाँ थोड़ा इजी हो गया। क्या नंबर का फॉर्म ही बन रहा है 10C। हाँ वही बोला अभी। बट ये है कि अगर कोई और बनता क्वेश्चन तो हमें रिमाइंडर टेक्निक से आगे इसको जाना पड़ता कि एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 10 से, वही B हम लेते हैं। यहाँ पे तो क्या डायरेक्ट दिख रहा है, कंपेयर करके भी बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन में बस सॉल्विंग है और कुछ नहीं। होगा क्या गलती से जो काम कट नहीं हो रहा था ना उन्हें कट कर दिया तो 0 आ गया। अच्छा गलती से। और आंसर क्या है इसका? 0 तो नहीं है इसका आंसर, शायद 4 है आंसर। तो अभी जो करेक्ट है अपन उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो इसको 2 भागों में पहले तोड़ दो। क्यों तोड़ रहे हैं उसका भी रीजन है, वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना सब, कैसे सॉल्विंग होगी, लंबा है थोड़ा। ये भी क्लास 9th का क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है, ठीक है। सब में से अगर तुम देखोगे ना, पहली 2 टर्म ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ पूरा एबीसी बना रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस और नो? Yes, yes, sir. तो एबीसी कॉमन निकल जाएगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं कुछ चीजें, बस सुन लो। और इस टाइप का एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी आईआईटी के उसमें आया था, मैं बताता हूँ, मुझे याद आ गया था। ये हो गया प्लस, अब क्या बच गया? डी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, नहीं डीबीसी भी आएगा ना, डीबीसी, और इधर डी सी ए और इधर डी ए बी। चलो लिख लेते हैं, डीबीसी लिख लिया, फिर डी सी ए, कुछ कॉमन निकल रहा है तो यहाँ से भी निकाल देंगे, डी सब में ही आ रहा है, हाँ तो डी भी बाहर निकाल दो, और ये डी बाहर निकला तो सी ए, बी माइनस सी, बी माइनस ए, प्लस डी बाहर निकलेगा तो ए बी अपॉन सी माइनस ए, सी माइनस बी, ये टर्म और ये टर्म इनटू ए बी सी। चलो ये हो गया, ठीक है। अब कुछ कुछ सिमेट्री, अब जैसे ये सॉल्व हो सकता है, इसको एक एक करके करो, जल्दबाजी मत करना। पहले हमने इन 2 टर्म्स को लिया, ध्यान से देखना। अगर अपन ये 2 टर्म लेते हैं तो a माइनस बी, b माइनस सी और a माइनस सी फैक्टर बनेगा ना। अब a माइनस बी, b माइनस सी, ध्यान से देखना, और a माइनस सी लिखा, तो यहाँ पे किसकी कमी है? b माइनस सी की। इधर देखते हैं, यहाँ पे b माइनस है तो एक माइनस बाहर गया, और a माइनस सी की टर्म नहीं है, वो रख दिया। तो अगर तुम देखोगे ये सिंप्लीफाई होगा, b माइनस ए अपॉन a माइनस बी। बस ये हिम्मत नहीं करते अपन, कई बार थोड़ी सी हिम्मत करनी थी इस क्वेश्चन में। ये आ गया प्लस 1 अपॉन सी माइनस, हाँ रुको, ये हो गया। यहाँ तक कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। एलसीएम लिया और कुछ नहीं करा, मैंने क्या बोला, 9th क्लास का क्वेश्चन है और 9th में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगर तुमने करे हो अच्छे लेवल के क्वेश्चन, पियर्सन की बुक अगर तुमने 10 तक करी हो तो ये चीजें बहुत इजी लगेगी। पियर्सन में ऐसे कई सारे क्वेश्चन दिए, बहुत सारे अनसॉल्व्ड में, फैक्टराइजेशन चैप्टर में। अब इसके बाद फिर से लेते हैं एलसीएम, a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस सी लिख दिया। ध्यान से देखना, तो इधर तो b माइनस ए ही आएगा, इधर देखते हैं c माइनस ए पर माइनस है, c माइनस बी, ये भी माइनस है, तो इस पूरे को अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a माइनस सी इंटू बी माइनस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 फैक्टर्स तो मिल गए। कौन सा फैक्टर नहीं है यहाँ पे? a माइनस बी नहीं है। क्या हो गया, क्या डाउट? पहले वाले स्टेप पे हमने कट नहीं करा, b माइनस a माइनस b। अच्छा कैंसिल हो रहा था, कोई बात नहीं, मैं एलसीएम मेरे लिए आसान हो जाएगा इसलिए वो बाद में कैंसिल कर दूंगा, होगा तो। मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मैं तो फैक्टर्स में नीचे एलसीएम मेरा दिमाग चल रहा था। ये लिख लिया इनटू एबीसी, तो ये कितना बन गया? b माइनस गया, a माइनस से 0 ही बन गया। ओ बाप रे, ये पूरी टर्म किसके बराबर है? अंडा। अब ये अगर अंडा हो गया है तो अब मैं नहीं करूंगा, ये तुम ट्राई करना आफ्टर द क्लास, ठीक है। अब वो तुम देख लेना, ये पूरी 1 आ रही है। अब ये थोड़ा सिखाऊंगा मैं 9th क्लास की चीज, इसमें क्या था अब समझ में आ रहा क्यों 9th क्लास बोल रहा हूँ बार बार मैं? सिर्फ एलसीएम लेना आना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? इसमें कुछ हाईफाई नहीं था बेटा। फाइनल आंसर क्या होगा? 4। अब वो देख लो ना, डी बचेगा तो डी क्या है? 2:2। मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था ना, टफ बनाने के लिए क्या करते हैं, वो एक नंबर को कुछ और लिख देते हैं, जैसे 4 कितना अच्छा नंबर है, 4 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 9 माइनस 7 की पावर में 9 माइनस 7। आधे बच्चे तो उसको देखते ही डर। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? Yes, sir. Yes. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, पर अब वो हम 15 अभी हमने कर लिए, बाकी
कौन सा? इसके बाद वाला ये वाला? 67 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो तो करके देखना पड़ेगा। क्यों नहीं होगा? तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर नहीं होंगे, जो आंसर है उसका निगेशन सब नहीं होंगे। मतलब वो समझ में आया ये क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं, अब जय बोल रहे हैं तो देख लेते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा हमारा। हाँ 20th ये वाला, ये भी इजी है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को पक्का देख लेंगे। ठीक है, मुझे याद दिला देना बस, शुरू होने से पहले। तुम तो बोल भी देते हो सर, तो बता देना। ठीक है, तो ये 20 वाला नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन क्योंकि टाइम हो गया है, ये भी नेक्स्ट क्लास में देख लें। मुझे थोड़ा सा काम है एक्चुअली इसलिए। ये दोनों क्वेश्चन 19 और 20, और अगर कुछ बोलोगे तो अपन और भी देख लेंगे, ऐसा नहीं है। पर जितने भी क्वेश्चन करे हमने उससे कुछ सीखा, तो जो सीखा है बेटा वो जेई तक याद रखना, नॉट ओनली टिल IOQM। ये मैं हर बच्चे को बोलता हूं। ठीक है, चलो ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है जितना भी हमने आज डिस्कशन किया IOQM में है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो तो मैं यही वाइंड अप करता हूं। थैंक यू। थैंक यू सर। Hi, sir. थैंक यू।